हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा फिर आपके बीच नए साइंस की नए टॉपिक लेके फिर मैं आपके सामने आपके बीच हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है अपना पदार्थ की बात करेंगे। ये रसायन में भी आ जाते, केमिस्ट्री का भी टॉपिक बन जाता और फिजिक्स का भी टॉपिक बन जाता, लेकिन अपन यहाँ फिजिक्स से रिलेट करके इसकी अपन बात करेंगे कि पदार्थ क्या होता है। इस पदार्थ का मेन समझाने का मेरा मकसद होगा कि आधुनिक भौतिकी को समझाना, जिसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे जो मेन टॉपिक होता है वो होता नाभिक से संबंधित, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन की बात करेंगे। वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे, तो उन्हीं की डिस्कस करेंगे दोस्तों अपन, ठीक है ना। तो मुझे आधुनिक भौतिकी पढ़ाने के लिए उनसे पहले किसकी डिस्कस करना पड़ेगा? पदार्थ की, क्योंकि इसमें पदार्थ का हर बार पॉइंट आ जाते हैं कि पदार्थ पदार्थ पदार्थ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो अपन पदार्थ को जब समझ लेंगे, उनकी अवस्थाएं को जब समझ लेंगे, तो हम फिर नेक्स्ट बात कर लेंगे उसमें कि आधुनिक भौतिकी में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं। चलिए, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। दोस्तों, रसायन विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान तथा भौतिकी विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होते हैं, ठीक है ना, जिसमें द्रव्यमान होते हैं। जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। सिंपल तो लिखेंगे रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान में, रसायन और भौतिकी विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं, पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता? पदार्थ कहलाता दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां से हमेशा क्वेश्चन बन के आते हैं कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं कुल कितनी होती? अभी तक अपन पढ़ते हुए हैं कि पदार्थ की कुल अवस्थाएं होते हैं 3, लेकिन अब पुराने पद्धति को अपने को हटाना है। वैज्ञानिक ही बहुत सारे पदार्थ की खोज कर लिए। यहां पदार्थ अब 6 पदार्थ की अवस्थाएं 6, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। अब पुराने पद्धति को आपको हटाना है दिमाग से, किसी से बहस नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कि नहीं मैं तो जानता हूं 3 प्रकार के होते, तू कहां से बता रहा 4 प्रकार से। नहीं, अब बात करेंगे कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते। बेसिकली तो पदार्थ की अवस्थाएं 6 है, लेकिन यहां 4 प्रकार की डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं मुख्यतः कितनी होती है? 4, मुख्यतः 4 अवस्थाएं हैं। पदार्थ की मुख्यतः 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन से? तो पहला अवस्थाएं है यहां पे ठोस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? ठोस की। दूसरा अपन द्रव की बात करेंगे। तीसरा अपन गैस की बात करेंगे और चौथा अपन बात करेंगे यहां पे प्लाज्मा की। किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा। ये 4 हो गए, लेकिन इनके अलावा भी 2 अन्य भी अवस्थाएं हैं, 2 अन्य अवस्थाएं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में, आप लोगों की बुक में कहीं नहीं दे रखा। अभी तक इनको पूरी अवस्थाएं में काउंट नहीं किए जा रहे, इसलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूं। 2 अन्य अवस्थाएं हैं, एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट और एक है फर्मी यानिक कंडेंसेंट, ठीक है ना। 5 टोटल 6 अवस्थाएं, लेकिन 4 अवस्थाएं की अपन डिस्कस करेंगे।
तापीय धारिता के निकाय पर, आपसे कोई पूछ लिया जाए तो निकाय की तापीय धारिता पर, यानी अवस्था में परिवर्तन भी, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन भी होता है। ताप के आधार पर, ताप के धारिता के आधार पर इन चार में अवस्थाएं में परिवर्तन भी होता है। प्लाज्मा गैस बन सकता है गैस, प्लाज्मा बन सकता है गैस, द्रव बन सकता है द्रव, गैस बन सकता है द्रव, ठोस बन सकता है ठोस, द्रव बन सकता है। इनके आधार पर, तो इसीलिए पदार्थ की अवस्थाएं अपन चार ही डिस्कस करते हैं और इनसे भी क्वेश्चन बन के आते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करें कि पदार्थ क्या होता है, तो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होते हैं। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है? मुख्यतः चार अवस्थाएं होती। कौन कौन सी बात करें? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। इनके अलावा दो अन्य अवस्थाएं होती जिनका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया गया है, तो अपने को टिक भी नहीं लगा। एनसीईआरटी जो मान्य उन्हीं को लगा के चलना है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मी यानी कंडेंसेट, इनको शॉर्ट भाषा में अपन BIC भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना, और इसको FIC बोलते हैं, फर्मी यानी कंडेंसेट, ठीक है ना। इस तरह से चार अवस्थाएं। अब अपने को ये पता करना है कि चारों अवस्थाएं के बीच में क्या संबंध बनते हैं, जिसको कहते हैं निकाय की तापीय धारिता के आधार पर पदार्थों में संबंध। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि ठोस जब द्रव में बदल जाए तो क्या हो गया, द्रव जब गैस में बदल जाए तब क्या हो जाए, गैस प्लाज्मा में बदल जाए तब क्या, तो पदार्थ की इन चारों अवस्थाओं को निकाय की तापीय धारिता के आधार पर हम इनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां पे आपको लिख देता हूं निकाय की तापीय धारिता, ठीक है ना। निकाय की तापीय धारिता, ठीक है। अब अपने की चारों अवस्थाओं के बीच में संबंध स्थापित करना है कि जैसे जैसे ताप में परिवर्तन होता है तो ठोस द्रव में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं, गैस द्रव में बदल जाता है, द्रव ठोस में बदल, इनको कहते हैं निकाय की तापीय धारिता, सिस्टम ऑफ टेम्परेचर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार इस पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है और इनसे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं दोस्तों पेपर में। इसी चीज को समझने के लिए मैं यहां से स्टार्ट किया पदार्थ से। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्लाज्मा की, प्लाज्मा, ठीक है ना। उसके बाद कौन से आ गए, गैस, ठीक है। उसके बाद कौन से आ गए, ठोस, और उसके बाद अपन बात करेंगे यहां पे द्रव की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लाज्मा क्या बन जाता है, गैस, और गैस क्या बन जाएगा, प्लाज्मा। जब प्लाज्मा गैस बन जाता है तो इसको कहते हैं आयनीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों, आयनीकरण यानी आयोनाइजेशन, यानी किसी न किसी प्रकार से आवेश होना। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन्स है तो प्लाज्मा है में, सबसे अधिक ऊर्जा के गुण पाए जाते हैं तो किसमें, प्लाज्मा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्लाज्मा के गुण पाए जाते हैं, सभी तत्वों में सबसे अधिक जो गुण होते हैं प्लाज्मा के गुण होते हैं ब्रह्मांड में, ठीक है ना। तो प्लाज्मा क्या बन गए, गैस, इसे कहते हैं आयनीकरण। और गैस यदि प्लाज्मा में तब्दील हो जाए तो इसे कहते हैं निरायनीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों, निरायनीकरण। प्लाज्मा का गैसों में बदलना क्या कहलाता है, ऑप्शन आएगा तो आपको बताना आयनीकरण यानी आयोनाइजेशन, आवेशित होना, धनावेश और ऋणावेश। और यदि वही निरावेशित हो गए तो वो क्या कहला जाएगा, निरायनीकरण। ये गैस दोबारा किस में बदल गए, प्लाज्मा में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गैस ठोस में बदल गया और ठोस गैस में बदल गया, यदि ठोस गैस, ये इंडिकेट का मतलब हो गया दोस्तों, मैं बार बार इस तरह को एरो का निशान दे रहा हूं, एरो के निशान से समझना है। यदि ठोस गैस में बदल जाए और गैस किस में बदल जाए, ठोस में, तो ठोस यदि गैस में बदल जाए तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना। और यदि गैस ठोस में बदल जा रहा तो उसको कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं दोस्तों, निक्षेपण। ठोस यदि द्रव में बदल जाए इसे कहते हैं जमना, सॉरी,
गलना, गलना। और यदि द्रव ठोस में बदल जाए तो इसे कहते हैं जमना। जिस नियत ताप पर द्रव ठोस में बदल जाता है उसे उस द्रव का क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। यानी द्रव किस में बदल गया? ठोस में। और ठोस किस में बदल जाए? द्रव में। तो तापीय निकाय के ताप के कारण इन पदार्थ की चारों अवस्थाएं में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। तापमान बढ़े घटे तो इनकी चारों अवस्थाएं में भी परिवर्तन हो रहे हैं। उन परिवर्तनों के बीच में संबंध आप स्थापित करें। अब यदि गैस की बात कर देते हैं, ये एरो का चिन्ह से आपको ये समझना कि ये किसमें बदलता है। यानी गैस बदल रहा है यहां पे द्रव में, और द्रव बदल रही है यहां पे गैस में। इस तरह का एरो का चिन्ह दिया। यदि आपसे कोई कह दे कि गैस बदल रहे हैं अपने द्रव में, तो गैस जब द्रव में बदलने लगे तो उसको कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं दोस्तों? संघनन। और द्रव जब गैस में बदलने लगे तो वो कहलाता वाष्पीकरण। क्या कहलाता दोस्तों? वाष्पीकरण। ठीक है। इस तरह से हमने संबंध तापीय निकाय की तापीय धारिता के आधार पर पदार्थ की अवस्थाओं में हमने परिवर्तन ले आया। क्या ले आया? परिवर्तन ले आया। सबसे पहले प्लाज्मा अवस्था था, वो किसमें चेंज हो रहा है? गैस में। तो हमने लिख दिया देखो प्लाज्मा गैस में तब्दील है। ब्रह्मांड में 99 पॉइंट जितने भी तत्व हैं उनमें सभी में प्लाज्मा के गुण पाए जाते हैं। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन्स की यदि ऊर्जा के रूप में एकत्रित है तो प्लाज्मा में है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये प्लाज्मा जब आयनीकरण हो जाता तो गैस में बदल जाता, और गैस यदि प्लाज्मा में तब्दील हो इसे कहते हैं निरायनीकरण। आपसे पूछ लिया जाए। उसी तरह से ठोस यदि गैस में बदल जाता तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन का दोस्त सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है कपूर। कपूर ठोस होता लेकिन जैसे इसको जलाते हैं तो वो किसमें? गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं, गैस के रूप में जल जाते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता? कपूर। आपसे पूछा जाता ठोस कपूर में जो क्रियाएं घटित होती है वो किस प्रकार की क्रियाएं घटित होती है? ऊर्ध्वपातन। कपूर का गैस में बदलना, कपूर का गैस में बदलना किस प्रकार की क्रिया होती है? ऊर्ध्वपातन क्रियाएं होती। आपसे ये पूछा जाता। और गैस जब क्या बन जाए? ठोस बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण। और यदि ठोस द्रव में तब्दील हो जाए तो उसे कहते हैं गलना, और द्रव जब ठोस में हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? जमना। द्रव यदि गैस में बन जाए तो उसे संघनन कहते हैं, और गैस यदि द्रव में आ जाए तो इसे वाष्पीकरण कहते हैं। ये पदार्थ की अवस्थाओं के बीच में तापीय निकाय की धारिता के आधार पर परिवर्तन मैंने बता दिया। सबसे पहले ये बताना जरूरी, अभी तक जो जितने भी वैज्ञानिक हैं, सभी दार्शनिक जितने भी प्राचीन काल से सभी कहते आ रहे हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना। लेकिन कभी भी कोई अभी तक प्रमाण पेश नहीं किए कि उनसे भी छोटे छोटे कण भी होते हैं। अणु से मिलकर पदार्थ बने होते हैं। अब अणु भी छोटे छोटे से मिलकर, इस तरह से छोटी छोटी क्रियाएं से आप भ्रमित हो जाते हो। तो हम उसी चीज को कंप्लीट करेंगे। तो हम पदार्थ का चैप्टर लेके चले। भौतिक रसायन में दोनों समान होती है। पहले अपन ने उनकी पदार्थ का डेफिनेशन दिया, फिर उनकी अवस्थाएं की चर्चा की। अब उस अवस्थाओं के बीच में हमने संबंध स्थापित कर दिया दोस्तों। चलिए, ये अवस्थाएं के बाद हम अब बात करेंगे इसमें कि पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया था। कब बताया था? 1803 ईस्वी में कहा था जॉन डाल्टन ने कि पदार्थ छोटे छोटे, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है ना। अब उनके समय में ये परिभाषाएं हो गई थी, लेकिन उनसे भी छोटे छोटे बात आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इन क्रियाओं को समझना अपने को जरूरी है। अणु, परमाणु, ये सब। ठीक है ना। तो इनके माध्यम से हम समझ लेंगे ये पूरी पॉइंट। चलिए, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं।
अब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उस कणों को जॉन डाल्टन ने क्या कह दिया था, परमाणु बोल दिया था दोस्तों। क्या कहा था, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, एटम। और कब बताया उन्होंने, 1803 ईस्वी में बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे कहते हैं प्रकृति के मौलिक कण। भौतिक में मूल कण होते हैं, उसी तरह से प्राकृतिक के मूल कण कहे जाते हैं। प्राकृतिक के मौलिक कण बोले या मूल कण बोले कि परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है ना। तो ये भ्रमित अब अपने को दूर करना है, इसीलिए मैं यहां पर लिख दिया पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर। अब सबसे पहले बात करेंगे अणु की बात करेंगे, ठीक है, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं दोस्तों, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है ना। अणु किसे कहते हैं, अणु क्या होता है, तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहले अणु की डेफिनेशन देंगे। जॉन डॉल्टन वाली बातें हम भूल जाएंगे। उन्होंने 1803 ईस्वी में कहा था कि प्रत्येक जो होते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। लेकिन उनकी भ्रमित बातों को अभी ध्यान नहीं देंगे अपन कि 1803 ईस्वी में कहा था। हाँ, इनमें हमेशा ही जो होती है डाउट रहता है, उन डाउट को क्लियर करना है और अपने डाउट को छोटे छोटे पद के रूप में क्लियर करना है। इसीलिए सबसे पहले दिख दिया मैं अणु। अणु को अपन कहते हैं मॉलिक्यूल, और यहां मॉलिक्यूल को समझेंगे कि प्रत्येक अणु छोटे छोटे पदार्थों से बने होते हैं। क्या कहा दोस्तों, कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से, सॉरी दोस्तों, परिभाषा में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें अणु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अणु। इस पदार्थ में रासायनिक और भौतिक गुण दोनों ही विद्यमान होते हैं। क्या दोस्तों, इस पदार्थ में अणु की बात करें, अणु में भौतिक और रासायनिक दोनों ही गुण विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं, दोनों गुण विद्यमान होते हैं। चलिए, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अर्थात आपसे कोई पूछे तब बता सकते हो ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है नहीं, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है ना। क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं दोस्तों। ये तो हो गए अणु की बात। ठीक है ना, कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। या वैसे पदार्थ जो भौतिक और रासायनिक दोनों के गुण विद्यमान होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। ये तो हो गए अणु की बात। चलिए, अब अणु की बात के बाद हम बात करेंगे एटम की। किसकी बात करेंगे, एटम की बात करेंगे, यानी परमाणु की बात करेंगे। परमाणु, एटम। अब एटम परमाणु के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। क्या कहा दोस्तों, कि पदार्थ का प्रत्येक अणु भी अपने से छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, उसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परमाणु कहते हैं। ठीक है ना।
आपको परमाणु का परिभाषा देना है तो आप परमाणु, अब अणु छोटा या परमाणु छोटा, यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पदार्थ का सबसे छोटा कौन सा कण है, अणु, परमाणु, और दूसरा दे दे, अब इसमें आपको कुछ और भी दे दे, द्रव्य, कुछ और भी ऐसे कुछ टॉपिक, और चौथा लिख दिन में से कोई नहीं, तो आपको दिन परमाणु, ठीक है ना। तो आपको एकदम पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे परमाणु कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणु कहते हैं। एटम की बात कर दी, क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आता है, ये स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता है, ये रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहला अपना? ये कहला बेटा परमाणु कहला, इसे कहते हैं परमाणु। लेकिन अभी भी इनकी कंफ्यूजन बनी हुई है कि भाई नहीं, परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब अपने को यहाँ पे ये भी बताना है कि परमाणु से भी छोटा छोटा कण कौन सा होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे परमाणु की, जब परमाणु की बात आती है तो परमाणु की संरचना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम समझ लेंगे कि भाई हाँ वाकई में ये छोटे छोटे से मिलकर बने होते हैं। चलिए, यहाँ परमाणु के बाद हम अब बात करेंगे हम यहाँ पे मेन टॉपिक परमाणु संरचना की। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। स्ट्रक्चर, परमाणु स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपसे यदि कोई पूछ ले कि परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में कितने। परमाणु स्ट्रक्चर बनाने वाले सबसे पहले कौन थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अपन बात करेंगे परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले परमाणु स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि परमाणु स्ट्रक्चर में क्या होता है, फिर अपन आगे की बात करेंगे। सबसे पहले आपसे कोई पूछ ले कि परमाणु की खोज किसने किया, तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने किया। किसने किया दोस्तों? जॉन डाल्टन ने किया, ठीक है ना। इसने बताया था कि, लेकिन कभी कभी किसी बुक में दे रखा 1803 दे रखा, कोई कहता 1808 दे रखा। नॉर्मली 1803 से ही स्टार्ट थे, लेकिन 1808 तक आते आते इनको सही से जान ले कहाँ परमाणु की होती है। तो कभी भी डाटा फिक्स नहीं आते दोस्तों, डाटा गलत आ जाते हैं, तो डाटा की अपन बात नहीं करेंगे। अपन नॉर्मली बात करेंगे कि परमाणु की खोज किसने की, जॉन डाल्टन ने किया था, और इन्हीं की अपन बात करेंगे नॉर्मली, और यही चीज को अपने को समझना भी है। चलिए, तो ये परमाणु स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब परमाणु स्ट्रक्चर में यदि पूछ लिया जाता है तो अपने को ध्यान रखना, बस इतना ही छोटी सी बात ध्यान में रखना है कि ये भी किसी न किसी मौलिक कण से, परमाणु भी प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं माना जाता है।
परमाणु भी प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं माने, यानी छोटे से छोटे कण नहीं माने जाते। सबसे पहले ये पॉइंट, परमाणु भी प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। परमाणु भी सूक्ष्मतम कण नहीं माना जाता, ठीक है ना। यह भी कौन? परमाणु। परमाणु भी प्रकृति के सूक्ष्मतम कण से बने होते हैं, कण से बना होता है। अब ये प्रकृति के सूक्ष्मतम कण से बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मौलिक कण। क्या कहते हैं? मौलिक कण या मूल कण। प्रकृति के मूल कण या मौलिक कण से बने होते हैं। अब परमाणु भी प्रकृति के सूक्ष्मतम कण से नहीं बने होते हैं। सबसे सूक्ष्म कण नहीं माना जाता है। सूक्ष्म कण कौन सा माना जाता है? तो सूक्ष्म कण जो माना जाता है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु भी प्रकृति के सूक्ष्म कण से बने होते हैं। वो सूक्ष्म कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको ये सबसे सूक्ष्म कण माने जाते हैं और इसे ही कहते हैं परमाणु का मौलिक कण, प्रकृति का मौलिक कण। प्रकृति का या मूल कण, मौलिक कण बोले तो आपको बताना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन तीनों से मिलकर क्या बनते हैं? परमाणु बनते हैं। ये अपने प्रत्येक परमाणु में एक केंद्रीय सघन भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बता दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये ध्यान रखना। अब बात करेंगे कि प्रत्येक परमाणु में क्या होता है? एक केंद्रीय सघन भाग होता है। मान लिया जाए ये अपन परमाणु की बात करते हैं, इनके सघन केंद्र भाग के। प्रत्येक परमाणु के एक केंद्रीय सघन भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिक। आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु में, प्रत्येक परमाणु में एक केंद्रीय सघन भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि इसे हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिक कहते हैं। नाभिक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अब किसने कहा कि परमाणु के, प्रत्येक परमाणु के केंद्रीय भाग में परमाणु के प्रत्येक केंद्रीय सघन भाग को हम नाभिक कहते हैं? किसने कहा? तो ये आपको ध्यान में रखना कि ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड। किसने बताया, यानी खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने कहा। क्या कहा? कि प्रत्येक परमाणु के एक केंद्रीय सघन भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में, इस नाभिक के अंदर की बात करते हैं। इस नाभिक में दो मूल कण होते हैं, दो मूल कण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि इस नाभिक में दो मूल कण होते, प्रकृति के दो मूल कण होते हैं, अवस्थित होते हैं। तो इस नाभिक में दो मूल कण होते हैं या अवस्थित होते हैं,
होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और ये दोनों न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं दोस्तों। जिस बल से बंधे होते हैं उसे कहते हैं अंतर आणविक बल। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतर आणविक बल से बंधे होते हैं, अंतर आणविक बल से बंधे होते हैं, ठीक है ना। अंतर आणविक बल, या आपको यहां पे आ सकता है नाभिकीय बल। कौन सा बल? नाभिकीय बल। जो बल एक दूसरे को आपस में नाभिक के अंदर बांधे रखता है वो बल कौन सा है? नाभिकीय बल है, या अंतर आणविक बल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये पॉइंट हो गया। अब आपसे पूछ ले नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, तो आपको बताना है कि नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान होता है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान होता है। इनमें क्या मौजूद होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहा? परमाणु में नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान होता है जिसमें विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्याओं में इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा करते रहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये इसकी बात कर रहा हूं। ये नाभिक के रिक्त स्थान, यहां तक परमाणु के नाभिक में रिक्त स्थान जो होती है, ये सारे जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्याओं में इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा करते रहते हैं। इसे आप समझ चुके हो। अब यहां से ये समझना कि तीनों मौलिक कण को हम किस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है यहां पे प्रोटॉन, सबसे लेके चलेंगे प्रोटॉन की बात। इलेक्ट्रॉन ही ले लेते दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो। अब आपसे सबसे पहले पूछा था प्रकृति के जो मौलिक कण होते हैं कितने होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु भी सबसे प्रकृति के छोटे छोटे मूल कण से बने होते हैं। कौन से मूल कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात है तो सबसे पहले बात आएगी खोज की। किसकी बात आएगी? खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया दोस्तों। ठीक है ना। अब यदि आ जाए कि इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान कितना होता है, सबसे पहले ये पूछ लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान कितना होता है। तो आपको ये भी बताना है कि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन में जो द्रव्यमान होते हैं वो होते हैं 9.10 गुने 10⁻⁻31 kg। द्रव्यमान का मान कितना होता है? 9.10। ठीक है ना, 10, यानी यहां पे 11 भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 9.10 गुने 10⁻⁻31 kg। अब आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन में आवेश का भी मान बताना और किस में होता है। तो इलेक्ट्रॉन में जो आवेश का मान होता है वो धनात्मक होता है। धनात्मक यानी प्लस, धनात्मक में कितना आपको बताना, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। ठीक है ना, और इनकी खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान कितना होता? लगभग इनका मान होता 9.10 गुने 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन में आवेश की संख्या कितनी होती है? तो पहले तो लिखेंगे इनका धनात्मक होता है और प्लस 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसी तरह हम बात करेंगे अब प्रोटॉन की।
इसी तरह बात करेंगे हम प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो प्रोटॉन की खोज के बारे में भी बताना है। प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक था गोल्डस्टीन। कौन था दोस्तों? गोल्डस्टीन। ठीक है ना। अब इनमें पूछ लिया जाए कि इनमें द्रव्यमान का मान कितना, प्रोटॉन के द्रव्यमान का मान कितना होता है? तो प्रोटॉन में द्रव्यमान का मान आपको बताना है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना, 1.672 गुने 10⁻⁻27 kg द्रव्यमान होता है। ठीक है ना। इनमें आवेश के बारे में पूछ लिया जाए कि आवेश कितना होता है, तो आपको बताना आवेश होते हैं 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक होता, प्रोटॉन में धनात्मक होता है। अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। इसमें लिखेंगे धनात्मक। ठीक है ना, धनात्मक, और उनमें क्या होता है? ऋणात्मक। दोस्तों इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। दोस्तों इसके लिए सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, वो मैं क्लियर कर दिया आपको। और आपसे ये पूछ लिया जाए यहां पे दूसरी पॉइंट की बात करें, दूसरी प्रोटॉन के अलावा, ये प्रोटॉन हो गया। अब बात करें यहां पे, अब बात करें अपन न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। दोस्तों किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। इनमें द्रव्यमान का मान कितना होता है? तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का मान तो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के मान के बराबर होता है, और इनमें आवेश नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों, आवेश रहित होता है, यानी आवेश का मान 0 होता है। दोस्तों यानी आवेश रहित की बात करेंगे। लेकिन ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भौतिकी की जो बात कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स की जो बात कर रहे हैं, उनमें सबसे अहम रोल न्यूट्रॉन्स का ही है। दोस्तों इसी से एटम बम की बात करते हैं, हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, जितनी भी नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इन सारी घटनाएं जितनी भी होती है, अल्फा बीटा कण, ये सारे जो ऊर्जा जो है अपनी छोटे छोटे कण और भी, ये सारी जो घटनाएं घटित होती है सौर ऊर्जा से संबंधित बात कर लेंगे आधुनिक भौतिकी में, तो सारे न्यूट्रॉन से होते हैं। न्यूट्रॉन का सबसे अहम रोल है। लेकिन यहां पे इसको क्या माना जाता? आवेश रहित माना जाता है। यहां इनमें आवेश नहीं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमारे लाइफ में भी सबसे अहम रोल निभाते हैं। दोस्तों जितनी भी एक्सरे होती है उन सब में भी इनका उपयोग होता है, न्यूट्रॉन्स का ही उपयोग होता है। सबसे महत्वपूर्ण इनका योगदान है हमारे जीवन में। चलिए, तो ये न्यूट्रॉन्स की बात है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर लिए। अब अपने को ये समझना इसमें कि इन सब में से न्यूट्रॉन्स का अहम रोल क्या है। दोस्तों ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करेंगे छोटे छोटे परमाणु, नोट डालकर कि परमाणु से संबंधित, ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 9.94% से अधिक भाग नाभिक में स्थित होते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि परमाणु का कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग नाभिक में स्थित होते हैं, तो 99.94% जो द्रव्यमान होता है परमाणु के द्रव्यमान का 99.94% अधिक भाग किसमें होता है? नाभिक में स्थित होते हैं। दोस्तों कितना? 99.94%। परमाणु का जो भार होता है वो होता है, परमाणु का जो भार अपन लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 1.67 गुने 10⁻27 kg से, कहां से? 27 kg से 4.52 यानी 52 गुने 10⁻
-25 kg। कहां तक? 25 kg। आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कि परमाणु का भार कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻27 kg से 4.52 × 10⁻⁻25 kg तक परमाणु का भार होता है दोस्तों। चलिए, यदि पूछ लिया जाए परमाणु के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग नाभिक में स्थित होता है, तो आपको बताना है परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 99.94% भाग जो था उन नाभिक में अवस्थित होते हैं। ठीक है, ये सबसे अहम पॉइंट बनता है। यदि पूछ लिया जाए कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो आपको यह भी बताना परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या की बात करें दोस्तों, तो परमाणु की त्रिज्या यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, यानी 1 गुना लिख देता हूं 1 × 10⁻10 सेंटीमीटर। ये आपको सबसे अहम पॉइंट है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, ये डाटा पूछ लिए जाते हैं। अब पूछे जाते क्वेश्चन बेटा परमाणु से संबंधित कि परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। उदासीन होने का मतलब क्या कि परमाणु विद्युत यानी इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, परमाणु विद्युतः उदासीन होते, इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के समान होता है, तो परमाणु वैद्युतीय दृष्टि से आवेश रहित, आवेशित हो जाता है। ठीक है ना, आवेशित हो जाता है। ठीक है ना, इसे उदासीन अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। यदि पूछ लिया जाए तो बताना है कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, इसका मतलब कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या जब दोनों मान क्या हो जाए? समान हो जाता है, तो वैद्युतीय दृष्टि से परमाणु विद्युतः उदासीन हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना, ये सबसे अहम पॉइंट है, आपको ध्यान रखना कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। क्यों? तो आपको बताना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनमें नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या जब दोनों संख्याएं बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा? विद्युतः उदासीन कहलाता। प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में आवेश रहित होता। आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आपको बताना कि प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में आवेश रहित होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है ना, परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण माना जाता है। ठीक है ना, परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दी परमाणु भी विद्युतः छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको ध्यान, परमाणु 2 भागों में विभक्त माना जाता है। पहला तो नाभिक, दूसरा नाभिक के परितः घूमने वाला इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाता दोस्तों, तथा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के भारों का योगफल ही परमाणु भार कहलाता दोस्तों। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट, इस पॉइंट के अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन परमाणु क्रमांक की बात कर लेते हैं कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। आपको बता दूं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाता है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के भारों का योगफल परमाणु भार कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता? परमाणु भार कहलाता है। ये दूसरा पॉइंट सबसे अहम। नाभिक के परितः निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कोई
ऊर्जा नष्ट किए ही गतिशील रहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिक कहते हैं दोस्तों। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन्स की, जिसे हम आधुनिक भौतिकी की बात कर रहे हैं। आधुनिक भौतिकी की बात में अपन लेके चलेंगे कि न्यूट्रॉन्स का सबसे अहम रोल क्या है, क्या होता है। इन छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स की डिस्कस करेंगे। इनसे भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉनो भी होती है, पाई मेसॉन होता है, ठीक है ना, फोटोन होता है। इन सब की डिस्कस अपन करेंगे बहुत ही शानदार ढंग से। आपको ये भी समझना होगा कि परमाणु के अंदर जो घनत्व की नाभिक की बात करें तो उस नाभिक में भी अपन लेके चलेंगे कि बेहतर छोटे छोटे पॉइंट के धनात्मक आवेश होता है कि इनका घनत्व कितना होता है, आयतन क्या होती है, ये सारी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे आधुनिक भारत के बारे में कि क्या होता है। चलिए आज के लिए क्लास में इतना ही काफी है।